बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। अपने लेसन्स में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। अपने पिछले लेसन में हमने यह समझा कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किस प्रकार हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 74 के अंदर हमने यह समझा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। अनुच्छेद 77 के अंदर हमने ये जाना कि संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। तो शासन का जो समस्त कार्य है वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके माने जाएंगे। निर्णय लेगी मंत्रिपरिषद, निर्णय लेंगे मंत्री, निर्णय लेगा प्रधानमंत्री। माने किसके जाएंगे? वो माने जाएंगे राष्ट्रपति के, कि यह राष्ट्रपति के निर्णय है। अब आर्टिकल 78 में अनुच्छेद 78 में हमने ये जाना कि कैसे प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन संबंधी सभी प्रस्तावों की सूचना देंगे। और दूसरी तरफ यह भी उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर कभी चाहें तो किसी एक मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को समस्त मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखवा सकते हैं। वो कोई संदेश भी भेज सकते हैं मंत्रिमंडल को। वह कोई ऐसा मुद्दा है जो चाहते हैं जिसमें मंत्रिमंडल निर्णय ले, ऐसे मुद्दे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखवा सकते हैं। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उनके संबंध में कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही हैं जो मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन कर सकते हैं। यानी जो मंत्री बनाए हैं मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री ने बनवाए हैं। अब जब प्रधानमंत्री बहुमत में आते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा के अंदर हमने अपने पिछली चर्चा में यह समझा था कि लोकसभा में जिनको बहुमत मिलता है वो व्यक्ति, वो दल प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष अपना दावा पेश करते हैं। हमने पिछले ही चर्चा के अंत में यह समझा था कि जब किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत होता है, जब किसी एक राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा संख्या निर्वाचित हो जाती है लोकसभा की, उनके पास उसकी शक्ति होती है, तो वह स्पष्ट बहुमत राष्ट्रपति के लिए बेहद आसान हो जाता है। उसी दल को कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो, जब किसी भी दल के पास, एक दल के पास आधे वाला बहुमत नहीं प्राप्त हुआ हो, ऐसी स्थिति के अंदर
राष्ट्रपति को अपना स्वविवेक, अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75 यह कह रहा है कि मंत्री परिषद, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ही देखेंगे कि उस मंत्री परिषद के पास बहुमत है या नहीं। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर वे ऐसे राजनीतिक दल को बुला सकते हैं जो उनकी नजर में बहुमत प्राप्त करने की संभावना रखता हो। उस समय भले ही उसके पास, उस दल के पास बहुमत ना हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति अपनी सूचनाओं द्वारा, मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़ जो आ रही हैं उनके द्वारा, या वे खुद स्वयं जो सांसद हैं उनको अपने समक्ष बुलाकर उनसे जानकारी ले सकते हैं कि वह किसको समर्थन देंगे सरकार बनाने में। ऐसे में वह राजनीतिक दलों से चर्चा कर सकते हैं, सांसदों को अपने पास बुला सकते हैं और उनकी समझ में जो दल या जो व्यक्ति उनको लगे कि यह दल या व्यक्ति बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति या दल को वो फिर प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर राष्ट्रपति क्या करेंगे यह संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन परंपराओं से और हमारे संविधान की समझ जो विद्वान रखते हैं उन के मतानुसार यह स्पष्ट है कि बहुमत अगर स्पष्ट नहीं है लोकसभा में तो राष्ट्रपति का विवेक चलेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर वे यह देखेंगे कि किसकी संभावना है बहुमत प्राप्त करने की। अब इसमें अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, अनेक प्रकार के अनुभव हैं हमारे। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का लीडर रहे और लोकसभा के अंदर उनका पास बहुमत नहीं था, किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में लोकसभा में उभर कर आई थी। उस समय जो विपक्षी दल थे सब एक हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति को बोला कि हमारे पास बहुमत है, हालांकि हमारे पास किसी एक दल के पास संपूर्ण बहुमत नहीं है और वे सभी दल बीजेपी के दलों से कम संख्या रख रहे थे उस समय संसद लोकसभा में। लेकिन राष्ट्रपति ने उस समय अपने विवेक से यह समझा कि उचित यह होगा कि जो सबसे बड़ा दल है उसको पहले बुलाया जाए और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ दिलवाई। जब कुछ दिनों पश्चात लोकसभा के अंदर उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने का समय आया, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा और वह सरकार आगे नहीं चल पाई। ऐसी स्थिति में जब किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल ना हुआ हो और कई सारे दल उनसे छोटे हों, लेकिन वह क्लेम करते हो, वह दावा करते हो कि हमारे पास बहुमत हो सकता है गठजोड़ से, गठबंधन से,
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह परखना होगा, जांचना होगा, समझना होगा। इसमें कोई स्पष्ट नियम या प्रक्रिया संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसलिए यह शक्ति जो वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते समय प्रयोग करते हैं, यह उनका कार्य बेहद महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट है इस नजरिए से कि वह सरकार के बनाने में और उसके बिगड़ने में रोल प्ले करता है। अब ऐसे में राष्ट्रपति अपने मन से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से कार्य करते हैं और जिसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, बिना बहुमत के भी उनको कुछ दिन दिए जाते हैं कि वो लोकसभा के अंदर फिर अपना विश्वास मत हासिल करके अपनी सरकार को आगे चलाएं। यह शक्ति, यह कार्य राष्ट्रपति का अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे देश की राजनीति को दिशा देते हैं। और जो वो मंत्री नियुक्त होते हैं, वे सब, जैसा आर्टिकल 75 बता रहे हैं, अनुच्छेद 75 बता रहे हैं कि वे सब मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर। इस प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि वह लोकसभा के अंदर जब तक बहुमत है और राष्ट्रपति यह समझें कि इस सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, तब तक वे सरकार में रहेंगे। यानी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत कब तक चलेगा? जब तक लोकसभा में उस सरकार का बहुमत है। जैसे ही उसका बहुमत खो जाए, कोई उसमें से दल टूट जाए, अलग चला जाए, विपक्ष में चला जाए, तो वह दल फिर बहुमत में नहीं रहेगा और ऐसी सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। अब जब किसी को एक दल के बहुमत वाले सिद्ध होने वाले दल को, या जिसको संभावना है, राष्ट्रपति मानते हैं कि इसको बहुमत मिल सकता है, ऐसे दल को जब वो प्रधानमंत्री बनवाते हैं, मंत्रिमंडल बनवाते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करते हैं राष्ट्रपति, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ही उनको लिस्ट भेजते हैं सारे मंत्रियों की, जिनको फिर वो मंत्री परिषद के रूप में शपथ दिलवाते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के अलावा अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं भारत की, संघ सरकार की, एवं कुछ एक राज्य सरकार स्तर पर भी, जिनको राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जैसे भारत के महान्याय अधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, जो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी संघ सरकार की तरफ से अधिवक्ता के रूप में पेश होते हैं। संघ सरकार के अधिवक्ता, सबसे बड़े गवर्नमेंट के वकील, उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 74 मैं आपको 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूं, जिसके तहत यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और एड एंड एडवाइस के लिए, सहायता के लिए, सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करते हैं। तो अब जो भी नियुक्तियां भी हो रही हैं, वे भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर रहे हैं। आप सभी के दिमाग में, आप सभी के समझ में यह स्पष्ट रहना चाहिए कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं कोई भी कार्य। राष्ट्रपति तो केवल मर्जी से तब कर पाते हैं जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत
स्पष्ट ना हो, तब वो अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। उसमें भी कुछ दायरे हैं जो उनको परखने हैं, देखने हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद गठन हो गया, कार्यपालिका गठन, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, तो अब सभी निर्णय कहाँ से आ रहे हैं? आर्टिकल 74 के अनुसार वे मंत्रिपरिषद से आ रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, जब वह कार्य उनसे करवा रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, उनको नाम बता रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं और राष्ट्रपति उन पर साइन करके अपने कार्यालय से आदेश उनके निकलवा रहे हैं, या वो माने जा रहे हैं कि वो आदेश राष्ट्रपति ने दिए हैं। सभी पे यह लिखा होता है, द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट। द राष्ट्रपति के कार्यालय से उनकी सहमति से, मतलब उनके आदेश होते हैं, जबकि वो कार्य मंत्रिपरिषद कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। इसी तरह भारत में एक लेखा परीक्षा, अंकेक्षण का कार्य करने वाले ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट होता है। ऑडिटिंग का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय। तो जो उसका जो प्रमुख है, उसका जो चीफ है, उसे हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर ये नियंत्रक हैं। अब इनके कार्य मैं अभी तो सिर्फ ब्रॉड रूप से मोटा मोटा आपको इतना सब इंडिकेट करूंगा। अंकेक्षण के हैं, यानी जब सरकार जो पहले से निर्णय लिए गए हैं, जो बजटेड काम हैं, उन बजट के अनुसार खर्चा करती हैं, सरकार अपने कार्य करती हैं। तो उन कार्यों का खर्चा होने के बाद कार्य निष्पादन के पश्चात जो अंकेक्षण किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि वो सही किए गए, उनमें कोई त्रुटियां तो नहीं है। ऐसी बातों का जो कार्य होता है उसे अंकेक्षण कहते हैं। और इसका कार्य प्रतिवेदन संसद के अंदर पेश किया जाता है। तो ऐसे जो कार्यालय हैं, जो संगठन है, उसके प्रमुख हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इन दिनों खूब चर्चाओं में है, वैसे हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, और उनमें कार्य करने वाले न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एवं उसके चीफ जस्टिस, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी तरह हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति, जो स्टेट्स में, जो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय है, उनके जजेस, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं होती है। यहाँ आर्टिकल 74 का कार्य नहीं चल रहा है, यहाँ आर्टिकल 74 का इफेक्ट नहीं चल रहा है। यहाँ की नियुक्ति के बारे में, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 के तहत अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, और अनुच्छेद 217 जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है, कि यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा गठित एक कॉलेजियम होता है, एक, जिस कॉलेजियम को हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जो वरिष्ठतम 4 जजेस हैं उनके द्वारा बनती है। और यह कॉलेजियम जिनको सिफारिश करता है, जिनके लिए ये सिफारिश करते हैं,
उन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देते हैं। तो जो कॉलेजियम के लोग जजेस बना रहे हैं, उनकी सिफारिश हो रही है, उसी को देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों के अंदर नियुक्ति देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।